आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप विच इज़ चैप्टर 4 इन क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो। रैट ट्रैप जैसा कि नाम से क्लियर है, रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहे पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है जिसके अंदर कोई चीज़ या किसी और खाने की चीज़ का टुकड़ा रख दिया जाता है ताकि उसके लालच में कोई भी चूहा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस पिंजरे में बंद हो जाए। तो चूहे को पकड़ने के लिए जिस तरह रैट ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैनर में इसको रैट ट्रैप को वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया गया है, या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड को रैट ट्रैप के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो रैट ट्रैप है ये मेटाफर को भी शो करता है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप कहा गया है कि जिस तरह से जो चूहा होता है पिंजरे में खाने की चीज़ को पाकर वो चूहा उसके लालच में उस पिंजरे में फंस जाता है, वैसे ही ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो अलग अलग तरह की चीज़ों का लालच इंसान को देती है और उस लालच में वो इंसान भी उसी तरह उसमें फंस जाता है। लालच में उन चीज़ों के लालच रूपी पिंजरे में वो उसी तरह फंस जाता है जैसे कि एक चूहा। तो यहाँ पर रैट ट्रैप जो है वो एक मेटाफर को शो करता है और इसकी जो ऑथर हैं उनका नाम है सेल्मा लैगरलॉफ, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। और जो बेसिक प्लॉट है इस स्टोरी का वो स्वीडन बेस्ड है। ये जो कहानी है ये स्वीडन बेस्ड कहानी है। तो इसके अंदर एक वेगाबॉन्ड है, एक पैडलर है जो कि रैट ट्रैप बनाता है और उनको बेचता है, यानी चूहे के पिंजरे बनाता है और उसके बाद उन्हें वो बेचता है जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। और वो एक वेगाबॉन्ड है। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, वो इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक व्यक्ति था जिसका क्या काम था, जो तार होती हैं उनसे चूहे के पिंजरे बनाकर बेचना। He made them himself at odd moments. Odd moments होते हैं जब भी वो फ्री होता था, जब भी उसे समय मिलता था। अब आप सोचेंगे कि यदि उसका काम ही ये था तो वो और किस चीज़ में बिजी हो सकता है। वो चूहे के पिंजरे बेचता भी था बनाकर, इसके अलावा वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था, क्योंकि उसको लगता था कि खाली चूहे के पिंजरे बेचने में उसको इतनी कमाई नहीं हो पाती है, ये एक प्रॉफिटेबल काम नहीं है, तो वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। तो वो इन पिंजरों को खाली समय में बनाता था, फिर उनको बेचता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और वो कहाँ से इनको बनाने का मटेरियल अरेंज करता था, वो जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं या फार्म्स होते हैं वहाँ से वो बैगिंग करता था, भीख मांग कर उसको जो मटेरियल मिलता था उस मटेरियल की हेल्प से वो ये पिंजरे बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना करने पर भी उसका ये जो काम था इसमें उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू बी अलाइव, टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए। इस काम में उसे फ़ायदा नहीं मिलता था, इसलिए वो भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी करता था खुद को जिंदा रखने के लिए। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. ये चोरियां भी करता था, बैगिंग भी करता था, रैट ट्रैप सेलिंग भी करता था, उसके बाद भी उसके फटे पुराने कपड़े थे, उसके गाल अंदर की तरफ धंसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख अलग से दिखाई देती थी कि वो भूखा है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Monotonous means boring life. कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि इस वेगाबॉन्ड, जगह जगह घूमने वाले इस व्यक्ति का जीवन कितना उदासी भरा और कितना बोरिंग, कितना नीरस हो सकता है। Who plods along the road.
प्लॉड्स का मतलब होता है भारी कदमों के साथ चलना, यानी बिना इच्छा के कदम बढ़ाना। वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन वो जानता है कि रैट रैप बेचने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बिना मन के, बिना इच्छा के भारी कदमों से वो आगे बढ़ता है सड़क के किनारे पर, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, और वो अपने ही विचारों में खोया हुआ है, अपने ही थॉट्स में वो खोया हुआ है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस व्यक्ति के दिमाग में एक के बाद एक विचार आते चले जाते हैं, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार इसे बहुत अच्छे लगते हैं, एंटरटेनिंग लगते हैं। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. मतलब उसके दिमाग में क्या विचार आते चले जाते हैं, एकदम से उसके दिमाग में विचार आता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, जिस पर ये ज़मीन, ये सागर, समुद्र है, शहर है, गांव है, ये सभी और कुछ भी नहीं है, केवल एक बहुत बड़ा चूहे का पिंजरा है। यानी ये जो ज़मीन, सागर, ये सारी चीज़ें हैं, कोई शहर की तरफ भागता है, कोई अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता है, अपने गांव से अटैच है, कोई शहर से अटैच है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, केवल एक लालच है इंसान को इस संसार रूपी रैट ट्रैप में, चूहे के पिंजरे में फंसाने के लिए। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Baits means लालच। बेट होता है लालच, किसी को लालच देकर फंसाना। और वो ये समझता है, उसके दिमाग में ये विचार आता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, इसके होने का केवल एक ही उद्देश्य है, दुनिया का केवल एक ही उद्देश्य है, लोगों को ये लालच दिखाकर फंसाना। इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयस, ये जो दुनिया है ये लोगों को अमीरी और खुशियों का लालच देती है। शेल्टर एंड फूड, रहने का, घर देने का और खाने का लालच देती है। हीट एंड क्लॉथिंग, हीट का यानी थोड़ी गर्मी का, कपड़ों का लालच देती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चूहे के पिंजरे में चूहे को चीज़ और पोर्क यानी खाने, पनीर और इन चीज़ों का लालच दिया जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस लालच की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इन लालच की चीज़ों की तरफ बढ़ता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये पिंजरा उस व्यक्ति को अंदर लेकर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी वो व्यक्ति जो है इस चूहे दानी रूपी, दुनिया रूपी पिंजरे में फंस जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस दुनिया ने हालांकि कभी भी इस वेगाबॉन्ड पर, ये जो रैट ट्रैप पैडलर है जो चूहे के पिंजरे बेचता है, इस व्यक्ति के लिए ये दुनिया कभी भी दयालु नहीं रही। इसी वजह से इस दुनिया के बारे में जब वो बुरा सोचता है तो उसे एक अजीब सी खुशी मिलती है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. इस दुनिया ने कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए जब वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता है तो उसे एक अजीब सी खुशी मिलती है, और उसका ये फेवरेट टाइम पास करने का तरीका है, यानी इस तरीके से टाइम पास करके उसे बहुत खुशी मिलती है। दुनिया के बारे में जब वो ऐसा सोचता है तो इस तरह सोचकर जो उसका टाइम पास होता है उससे उसे बहुत खुशी मिलती है। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, वो अपनी कड़ी मेहनत पर लगा रहता है, बैगिंग करने में, रैट ट्रैप बेचने में, चोरी करने में, और इस दौरान वो उन लोगों के बारे में भी सोचता रहता है जो कि इस खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो इस लालच के पिंजरे में फंसने वाले हैं, अभी तक फंसे नहीं हैं लेकिन वो इस पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इस लालच में वो फंसने वाले हैं।
One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. Trudging means to walk along. एक शाम को जब अंधेरा हो गया था, जब वो सड़क के किनारे चल रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ग्रे कलर का, एक ग्रे रंग का एक घर, एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वो दरवाज़ा खटखटाता है रात वहाँ गुजारने के लिए, क्या उसे आज्ञा मिल सकेगी, इसलिए वो दरवाज़ा खटखटाता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसे मना नहीं किया जाता, यानी जो उस घर का मालिक था वो उसे अंदर आने की अनुमति दे देता है। जबकि अक्सर ऐसा होता था कि जब कहीं वो रुकने के लिए किसी जगह पर जाता था, वहाँ पर वो परमिशन लेता था एक रात रुकने की, तो उसे अलाउ नहीं किया जाता था। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. सॉर फेसेस मतलब अनफ्रेंडली फेसेस। अब तक उसे जो इतने अनफ्रेंडली लोग मिले थे, जो उससे बात ढंग से नहीं करना चाहते थे, जिनसे अक्सर वो अब तक मिला था, उनके ऑपोजिट, उनके विपरीत इस घर का जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी पत्नी या बच्चे नहीं थे। जब वो इस पैडलर को देखता है, पिंजरे बेचने वाले को देखता है, तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज रात उसके अकेलेपन में कोई उससे बात करने के लिए आ गया है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद वो देखता है कि उसके घर में मेहमान आया है, तो उस मेहमान के लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए, वो पॉरेज का पोट जो है वो गैस पर, आग पर चढ़ा देता है, यानी उसके लिए खाने का इंतज़ाम करता है। और उसके बाद वो उसे खाना खिलाता है। और इसके अलावा उसके पास जो टबैको का रोल था, यानी वो स्मोकिंग करता था, तो वो ओल्ड मैन जो है टबैको के रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस निकाल कर उस पैडलर को भी देता है, ताकि वो अपने पाइप में डालकर स्मोक कर सके, और वो अपने लिए भी रोल निकालता है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर वो एक अपने जो कार्ड्स वो खेलता था उनका एक पुराना पैक निकालता है। एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और अपने इस मेहमान के साथ वो जॉलिस नाम का, जॉलिस जो है वो कार्ड गेम होता है जो प्लेइंग कार्ड से खेला जाता है, तो जॉलिस नाम का खेल वो अपने मेहमान के साथ तब तक खेलता है जब तक उसे नींद नहीं आ जाती, जब तक वो दोनों सो नहीं जाते। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जीनियस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। जिस तरह से उस व्यक्ति ने खाना और टबैको उसके लिए अरेंज करके दिया था, जितनी खुशी के साथ, उतनी ही खुशी से इस व्यक्ति ने अपना जो कॉन्फिडेंशियल बातें थी वो भी, अपनी सीक्रेट बातें भी उसके साथ इसने शेयर की। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो वो बूढ़ा व्यक्ति अपने गेस्ट को, रेड ट्रैप सेलर को, ये बताता है कि अपने युवा दिनों में जब वो काम करता था, उसकी अच्छी कमाई होती थी, उन दिनों में वो रामजो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर, एक वर्कर था। और वहाँ काम करने के अलावा वो वर्कर ऑन द लैंड मीन्स मे बी यहाँ फार्मर कहा गया है, ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, बट वर्कड ऑन द लैंड का मतलब यहाँ फार्मर हो सकता है, यानी वो आयरन वर्क्स, जो आयरन मिल थी, वहाँ भी काम करता था। इसके अलावा कुछ समय वो खेतों में भी काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। और अब वो दिन में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो उसके पास एक गाय थी जो फाइनेंशियली उसे अब सपोर्ट करती थी, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए। येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ बॉसी कहा गया है उस काव को जो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है। हाँ, उसकी जो काव थी, उसकी गाय बहुत ज़्यादा मिल्क देती थी, ये बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा दूध देती थी, विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment.
और वो जो उसकी गाय थी वो उसको बहुत ज़्यादा दूध देती थी, जिसको वो क्रीमरी यानी कि ऐसी जगह पर लेकर जाता था, ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर मिल्क से क्रीम बनाई जाती थी और उसको सेल किया जाता था। और पिछले महीने उसे ये मिल्क उस फैक्ट्री में बेचकर इस ओल्ड मैन को 30 क्रोनर्स की कमाई हुई थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. ये जो स्ट्रेंजर था ये एकदम से जब उसकी बातें सुनता है कि उसको 30 क्रोनर्स मिले, और वो ओल्ड मैन जो है अपनी ये सारी बातें जब इस व्यक्ति को बताता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब इसको बिलीव नहीं होता कि वो किस तरह से अपनी कमाई के बारे में इस व्यक्ति को बता रहा था, क्योंकि ये एक थीफ भी था और वो ओल्ड मैन इसे अपनी कमाई के बारे में बता रहा था, जो इस स्ट्रेंजर को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से इसे चोरी करने के लिए कुछ मिल गया है। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से उठता है, खिड़की के पास जाता है। खिड़की के पास एक कील पर एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था। उस विंडो फ्रेम से उस पाउच को वो उतार कर लाता है एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनर बिल्स, और उसके बाद उसमें से वो 3 10-10 क्रोनर के अलग अलग वो नोट निकालता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की नज़रों के सामने वो इन्हें दिखाता है, नॉडिंग नोइंगली, सिर हिलाते हुए, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद उन्हें वापस वो उसी पाउच में डाल देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन मीन्स परफेक्ट टाइमिंग, टाइम से उठ जाना। अगले दिन वो दोनों व्यक्ति समय से उठ जाते हैं। अगली सुबह द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अगली सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं। क्रॉफ्टर इसलिए जल्दी उठता है क्योंकि उसे दूध निकालना था अपनी गाय से, और जो स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो इसलिए जल्दी उठ जाता है क्योंकि शायद उसे लगता है कि जब घर का जो मालिक है, जो अर्न करके लाता है घर में, जब वो उठ गया है तो इसे भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। वो दोनों एक ही समय पर घर को छोड़कर अपने अपने काम से चले जाते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो वर्कर क्रॉफ्टर था, वो दरवाजे पर ताला लगाता है और चाबी अपनी जेब में डाल लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। रेड ट्रैप सेलर उसे अलविदा कहता है, धन्यवाद कहता है, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। लेकिन आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप बेचने वाला फिर से उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। However, he only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. लेकिन वो खिड़की के पास जाता है, खिड़की के शीशे को तोड़ देता है, अपने हाथ जो है खिड़की के अंदर लेकर जाता है और उस पाउच को निकालता है जिसमें 30 क्रोनर्स थे। ही टुक द मनी। ये क्रोनर जो है बेटा, ये उस कंट्री की करेंसी है। जैसे अपनी करेंसी रुपीज़ होती है, इन द सेम वे ये स्वीडन की करेंसी दिखाई गई है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। उसके बाद वो पैसे निकाल लेता है और उनको अपनी ही पॉकेट में थोड़ा सा प्रेशराइज करके, अपने हाथ से उन पर प्रेशर डालकर अपनी जेब में उन क्रोनर्स को डाल लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसके बाद वो लेदर पाउच को बड़ी सावधानी से वापस उसकी जगह रख देता है और चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जब वो पैसे लेकर वहाँ से वापस चल रहा होता है, अपनी पॉकेट में उन पैसों को डालकर, वो बहुत खुश था कि उसने इतनी स्मार्टनेस दिखाई है, उसने बहुत समझदारी दिखाई है। He realized, of course, that at first he dare not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. और एक स्मार्टनेस वो यहाँ भी दिखाता है, उसे लगता है कि शायद उसे मेन हाईवे पर आगे बढ़ने की बजाय उसे जंगल के रास्ते की तरफ मुड़कर जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही क्रॉफ्टर को अपने 30 क्रोनर्स की चोरी का एहसास होगा, तो हो सकता है क्रॉफ्टर उसे ढूंढने के लिए हाईवे की तरफ आए, या हो सकता है वो पुलिस को बुला ले जो उसे हाईवे पर ढूंढ रही हो।
तो वो हाईवे की बजाय रोड से मुड़कर जंगलों की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ से वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू के कुछ घंटों में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी स्थिति खराब हो जाती है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बिल्कुल उलझा देने वाला, विचलित कर देने वाला ऐसा जंगल था जिसमें वो फंस गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. वो प्रयास करता है एक ही दिशा में आगे बढ़ने की, लेकिन उस जंगल के रास्ते इस तरह से इधर उधर मुड़े हुए थे कि वो उनमें बहुत अजीब तरीके से फंस गया था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता जा रहा था, लेकिन जंगल का उसे कहीं भी किनारा या रास्ता नहीं मिल रहा था, और फाइनली अंत में उसे ये महसूस होता है कि शायद वो जंगल के एक ही हिस्से में बार बार गोल गोल घूम रहा है, यानी वो रास्ता भूल चुका था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। अचानक उसके दिमाग में दुनिया और चूहे के पिंजरे से संबंधित जो बातें थी वो विचार फिर से आते हैं, उसे वो बातें याद आती हैं। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब इस चूहे के पिंजरे में फंसने की बारी उसकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, अब उसे लगा कि शायद वो भी एक लालच में फंस कर इस जंगल में फंस गया है। यहाँ पर उसे बेट यानी क्या लालच दिखा था जिसने उसे फंसा दिया, वो 30 क्रोनोर्स, और उन 30 क्रोनोर्स को चुरा कर ही क्रॉफ्टर से बचने के लिए वो जंगल के रास्ते आ गया जहाँ पर वो फंस गया। यानी यहाँ पर उसके लिए जैसे एक चूहे को चीज़ या पोर्क अट्रैक्ट करते हैं फंसाने के लिए, वैसे ही ये 30 क्रोनोर्स हैं, इन 30 क्रोनोर्स ने उस पैडलर को फंसा दिया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, पूरा का पूरा जो जंगल था बहुत घने पेड़ों से, उनकी टहनियों से, और इस तरह से बिल्कुल एक डेंस फॉरेस्ट था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं था, बहुत सारी लकड़ियाँ गिरी हुई थी। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और ये सारे उसको इस तरह से महसूस हो रहे थे, वो पूरा जंगल, उसके बीच में पेड़। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसे क्रॉस करके आप आगे नहीं जा सकते, एक बार उसके अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जंगल अब उस पैडलर को एक ऐसी जेल जैसा लग रहा था जिसमें वो फंस गया था और जिससे बाहर वो कभी भी नहीं निकल सकता था।